सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी दोस्तों के लिए एक कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। मेरे पिताजी 1 साल पहले रेलवे से रिटायर हुए थे। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों की मदद से मुझे रेलवे में नौकरी दिलवा दी। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मुझे गार्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई। मेरी पहली ड्यूटी थल एक्सप्रेस पर शुरू हुई, जो मुल्तान से मुजफ्फर, लायलपुर, मियांवाली और रावलपिंडी जाती थी। शाम 5 बजे सर्दियों का सूरज डूबने के करीब था जब बतौर गार्ड मेरे पहले सफ़र की शुरुआत हुई। उन दिनों रेलवे के पास डीजल इंजन कम थे, जो मुख्य रूप से कराची लाहौर मार्ग पर चलते थे। बाकी मार्गों पर कोयले से चलने वाले भाप इंजन गाड़ियां खींचते थे। इस गाड़ी में भी भाप इंजन था, जिसकी रफ्तार ज़्यादा नहीं थी। मैं पहले भी इस रेल मार्ग पर कई बार रावलपिंडी तक सफ़र कर चुका था, लेकिन रेलवे अधिकारी के रूप में यह मेरा पहला सफ़र था। यह मेरे करियर की शुरुआत थी, जिसकी सफलता पर मेरा भविष्य निर्भर था। इसलिए मैं पूरी सावधानी और जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। रात 10 बजे ट्रेन लायलपुर स्टेशन पहुंची। ये जिला रेलवे स्टेशन सुंदर और इस मार्ग का महत्वपूर्ण स्टेशन माना जाता है। यहाँ गाड़ी को अधिक देर रुकना था। मैंने स्टेशन के रेलवे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाया। जैसे ही मैं आखिरी निवाला निकल रहा था, तभी मैंने एक युवा और खूबसूरत लड़की को अपनी ओर आते देखा। उसने काला रेशमी बुर्का पहना था, लेकिन चेहरा खुला था। उसे अपनी ओर आते देख मैं चौंक गया। गोरी रंगत और आकर्षक चेहरे वाली उस लड़की के एक हाथ में छोटा सा बैग था। शायद वे भी इसी ट्रेन में सफ़र कर रही थी और खाना खाने या चाय पीने रेस्तरां आ रही थी। मुझे लगा कि वे मुझसे पूछना चाहती होगी कि ट्रेन कितनी देर रुकेगी, लेकिन मेरा अनुमान गलत निकला। वे लंबी आकर्षक लड़की मेरी मेज के पास रुकी। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी ओर देखा। उसके खूबसूरत गुलाबी होठों पर मुस्कान थी, गजाली आंखों में जवानी की अंगड़ाइयाँ थीं और गालों पर हल्की लालिमा थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ जनाब? उसने धीमे से पूछा। उसकी आवाज़ भी इतनी ही मधुर थी जितना उसका चेहरा, और लहजे में गजब की मिठास थी। क्यों नहीं, जरूर बैठिए, मैंने उसके आकर्षण से प्रभावित होकर कहा। वे मेरा शुक्रिया अदा करते हुए मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और बैग को कुर्सी के पास फर्श पर रख दिया। जी बताइए, मुझसे कोई काम? मैंने पूछा। जी हाँ, सुना है कि आप खाना खा रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मेरा नाम नीलोफर है, मैं यहाँ लायलपुर में स्कूल टीचर हूँ। मैंने अनुमान लगाया कि उसकी उम्र शायद 22 साल से ज़्यादा नहीं होगी। बातचीत के दौरान उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी थी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैंने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। चाय मंगवाऊँ या खाना? शुक्रिया, लेकिन लगता है अब आपका जाने का वक्त हो गया है। फिर कभी सही, उसने मुस्कुराकर कहा। अब तो रोज़ मुलाकात होगी। इस ट्रेन के पिछले गार्ड से मेरी अच्छी जान पहचान थी। वे मुझे बेटी कहता था। मैं हमेशा उसके डिब्बे में सफ़र करती थी। आज उसका ना होना मुझे परेशान कर रहा था कि ना जाने आप मुझे साथ ले जाना पसंद करेंगे या नहीं। क्यों नहीं, बिल्कुल ले चलूँगा, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। आप लेडीज़ डिब्बे में हैं? मैंने पूछा। नहीं नहीं, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। लेडीज़ डिब्बे में सफ़र करना होता तो मैं टिकट ले लेती। मैं आपके साथ आपके कमरे में बैठूंगी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? उसने मेरी आंखों में झांका। उसकी नज़रों से जैसे कोई चुंबक की लहर निकलकर मेरे दिमाग को जकड़ रही थी। मैंने उस एहसास से बचने के लिए नज़रें फेर ली और सोचने लगा कि ये कैसे उचित हो सकता है कि वे मेरे कमरे में सफ़र करें। पिछला गार्ड अधेड़ उम्र का था और नीलोफर के मुताबिक उसे बेटी कहता था, लेकिन मैं जवान हूँ और नीलोफर मेरे लिए अजनबी है। रात का वक्त है, कहीं शैतान मुझे बहका ना दे, और अगर मैं कुछ ना भी करूँ तब भी बदनामी हो सकती है, जो मेरे भविष्य के लिए घातक होगी। कुछ सोचने के बाद मैंने कहा, नहीं नीलोफर, ये बिल्कुल उचित नहीं होगा कि आप मेरे साथ मेरे कमरे में सफ़र करें। इसमें आपकी और मेरी बदनामी का खतरा है। निश्चिंत रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा, नीलोफर ने मुस्कुराते हुए कहा। सब जानते हैं कि मैं हमेशा गार्ड रूम में ही सफ़र करती हूँ, आज तक कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। नीलोफर पिछला गार्ड बुजुर्ग था, मैंने धीमे से कहा। तो क्या हुआ, क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं? उसने हंसते हुए तंज भरे अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी कायरता पर गुस्सा आया। ठीक है मिस नीलोफर, आइए, मैंने निर्णायक लहजे में कहा और कुर्सी छोड़ दी। वो भी उठी और मेरे साथ रेस्टोरेंट से निकलकर प्लेटफार्म पर आ गई। प्लेटफार्म पर मैंने सीटी बजाई तो बाहर खड़े यात्री ट्रेन में चढ़ने लगे। आप मेरे कमरे में चले, मैंने नीलोफर से कहा। वह ट्रेन की ओर बढ़ी। मेरा गार्ड रूम कुछ कदम की दूरी पर था। मैंने उसे अपने कमरे में चढ़ते देखा और फिर खुद भी उसी ओर बढ़ा। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने ड्राइवर को हरी बत्ती का इशारा दिया।
ट्रेन चल पड़ी और धीरे धीरे रेंगने लगी। स्टेशन की सीमा से बाहर निकलने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया और पलट कर नीलोफर की ओर देखा। लेकिन मुझे हैरानी हुई, उसका सफ़र सिर्फ 5 मिनट का था, मगर वे बुर्का उतारकर मेरी सीट पर बड़े आराम से लेटी थी, जैसे उसे लंबा सफ़र करना हो। सर्दी के बावजूद उसने पतला सफ़ेद लान का सूट पहना था, जिसके नीचे कोई और कपड़ा नहीं था, जिससे उसका गुलाबी बदन साफ दिख रहा था। वे मुस्कुराते हुए मेरी ओर देख रही थी। मैं उसके सिरहाने वाली सीट पर बैठ गया और उसके सौंदर्य को निहारने लगा। उसका आकर्षक शरीर मेरे सामने था और मैं भी आखिर जवान था। उसकी निकटता से मेरा खून तेजी से दौड़ने लगा और मैं खुद पर काबू रखने की कोशिश करने लगा। नासिर साहब, कुछ बात कीजिए ना, ताकि वक्त गुजर जाए, उसने अचानक मेरी ओर देखते हुए कहा। क्या बात करूं मिस, बस 3-4 मिनट ही तो बाकी हैं, फिर आपका स्टेशन आ जाएगा, मैंने चौंक कर कहा। मुझे हैरानी थी कि उसे मेरा नाम कैसे पता। लालपुर स्टेशन पर मुझे कोई नहीं जानता था सिवाय स्टेशन मास्टर के। ये संभव नहीं था कि उसने स्टेशन मास्टर से मेरा नाम पूछा हो। ये 3-4 मिनट घंटों में बदल सकते हैं, नीलोफर ने मेरी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराकर रहस्यमयी लहजे में कहा। उसकी नज़रों से फिर वही चुंबकीय लहर मेरे दिमाग में फैलने लगी। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे दिमाग को जकड़ रही हो। कुछ पलों के लिए मैं अपने आसपास से बेखबर हो गया। ट्रेन की सीटी ने मुझे चौंकाया और मुझे होश आया। मैंने उसकी आंखों से नज़रें हटाकर उसके होठों पर देखा। उसके गुलाबी होठों पर आकर्षक मुस्कान थी। मैं समझा नहीं मिस नीलोफर, मैंने उलझन भरे लहजे में कहा। मुझे अगले स्टेशन से सिग्नल के पास उतरना है, उसने दाएं पहलू पर लेटते हुए कोहनी के बल सिर उठाकर कहा। वहां से कुछ कदम की दूरी पर मेरे घर का शॉर्टकट रास्ता है। मैं स्टेशन पर नहीं उतरती, बल्कि सिग्नल के पास उतरकर घर चली जाती हूँ। स्टेशन से घर जाने के लिए मुझे करीब 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 1 मिनट के लिए घर जाकर खबर देखकर आपके साथ कुछ घंटे गुजार लूँ, फिर सुबह वापस लायलपुर अपनी ड्यूटी पर चली जाऊँगी, क्या ख्याल है? उसकी पेशकश और कुछ घंटे साथ बिताने की बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वे सुबह तक मेरे साथ रहना चाहती थी और उसका लेटने का अंदाज बता रहा था कि वे इस दौरान क्या करने का इरादा रखती थी। मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है, आपकी इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इच्छा तो बहुत है, इच्छा के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं होता नासिर साहब, उसने मेरा हाथ छूते हुए कहा। मैंने उसके हाथ की कोमलता महसूस की और बेचैन हो उठा। मैं समझा नहीं मिस नीलोफर, मैंने कहा। देखिए, इंसान को भूख लगती है तो बेखाना खाता है। भूख के बिना अच्छे से अच्छा खाना भी नहीं खाया जाता। इसी तरह पेट की भूख ही नहीं, हर तरह की चाहत और भूख को मिटाना इंसानी फितरत है, उसने रहस्यमयी लहजे में कहा। अच्छा, पेट के अलावा भी कोई भूख होती है, मैंने हैरानी से पूछा। क्यों नहीं, पेट की तरह इंसानी शरीर के हर हिस्से को भूख लगती है। आंखों की भूख, दिल की भूख, बदन की भूख, उसने कहा और अपना हाथ मेरे सीने पर फेरते हुए मादक अंदाज में मेरी ओर देखा। उसके इरादे समझकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ कहने ही वाला था कि ट्रेन ने सीटी दी और उसकी रफ्तार कम होने लगी। मैंने घड़ी देखी, अगला स्टेशन करीब था। खिड़की से बाहर झांका तो इंजन की रोशनी में सिग्नल पुल दिखा, जो करीब 500 गज दूर था। लेकिन सिग्नल अभी डाउन नहीं हुआ था। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई थी। सिग्नल अभी डाउन नहीं है, क्या आपको उतरना है, मैंने नीलोफर से पूछा। हाँ डियर, उसने उठते हुए बेतकल्लुफ़ी से कहा, और तुम्हें भी उतरना है? ये कैसे हो सकता है? मेरे बिना ट्रेन कैसे जाएगी, मैंने चौंक कर कहा। हमारी वापसी तक ट्रेन सिग्नल पर रुकी रहेगी, सिग्नल 5 मिनट से पहले डाउन नहीं होता, उसने मुस्कुराकर कहा। क्या तुम्हें कैसे पता, मैंने हैरानी से पूछा। अनुभव, उसने हंसकर कहा। मैं रोज आती हूँ और देखती हूँ, तुम निश्चिंत रहो, हम 3 मिनट में घर जाकर खबर देकर वापस आ जाएंगे। ट्रेन की रफ्तार कम हुई और सिग्नल से कुछ कदम पीछे रुक गई। मैं पहली बार उस ट्रेन में था जबकि नीलोफर रोजाना सफ़र करती थी, इसलिए मैंने उस पर यकीन कर लिया। तुम्हारा घर कहाँ है, मैंने पूछा। उसने बाहर की ओर इशारा किया। मैंने देखा तो रेलवे लाइन के समानांतर दूर तक घने पेड़ थे। ट्रेन की बोगियों की रोशनी उन पेड़ों तक पहुंच रही थी, लेकिन उनकी दूसरी ओर अंधेरा था। यह तो जंगल है, कोई आबादी नहीं दिखती, मैंने हैरानी से कहा। आओ तो सही डियर, उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए बेतकल्लुफ़ी से कहा। इस इलाके में बिजली नहीं है, इसलिए आबादी दिखाई नहीं देती। इन पेड़ों के पीछे घर है। उसके हाथ के स्पर्श से मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैं बेकाबू होकर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। मेरा हाथ उसके नरम हाथ में था। बाहर ठंड थी, लेकिन नीलोफर की निकटता मुझे गर्मी दे रही थी। वह मेरा हाथ पकड़े पेड़ों की ओर बढ़ने लगी। पेड़ों के पीछे हम एक आम के बाग में थे, जो बहुत बड़ा था। इस बाग के बाहर आबादी है, उसने अंधेरे में आगे बढ़ते हुए कहा, और इतने करीब आ गई कि उसका शरीर मेरे शरीर को छूने लगा। उसकी निकटता ने मुझे उत्तेजित कर दिया। मुझे ये ख्याल भी नहीं आया कि उसका बुर्का और बैग ट्रेन में रह गई। मैंने बेकाबू होकर उसकी कमर में हाथ डाल दिया। नहीं डियर, उसने मेरी मंशा भांप कर तेजी से कहा, यहाँ नहीं, थोड़ा सब्र करो,
तुम्हारे सौंदर्य ने मुझसे सब्र छीन लिया। मैंने भावुक लहजे में कहा, अच्छा मेरी जान, जरा घर तो पहुंचने दो। उसने हंसते हुए कहा, अंधेरा था और मैं भावनाओं में बह रहा था, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसकी निकटता में कितनी दूरी तय हुई। फिर मुझे सामने एक चिराग की टिमटिमाती रोशनी दिखी। बेबत्ती मेरे घर में जल रही है। उसने कदम रोकते हुए कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं घर जाकर खबर देकर आती हूँ। जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगी। जल्दी आना, वक्त कम है, मैंने बेताबी से कहा। गाड़ी लेट ना हो जाए। निश्चिंत रहो डियर, हमारे आने तक गाड़ी हमारा इंतजार करेगी। उसने अंधेरे में मेरा हाथ दबाते हुए कहा। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ा और उसका साया अंधेरे में गायब हो गया। मैं अंधेरे में खड़ा सोच रहा था कि अगर मैं टार्च या सिग्नल बत्ती लाया होता तो अच्छा होता। वक्त बीतता गया और मेरी बेताबी बढ़ती गई। करीब 1 मिनट बाद मुझे सामने से आवाज़ सुनाई दी, सीधे चले आओ नासिर। यह नीलोफर की आवाज़ थी। मैं सावधानी से उसकी दिशा में बढ़ने लगा। मेरा रुख चिराग की ओर था, लेकिन अचानक एक आवाज़ सुनकर मेरे कदम रुक गए। वे आवाज़ मेरे पीछे से आई थी, जैसे दो लोग आपस में फुसफुसा रहे हो। मैंने पलटकर पीछे देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई ना दिया। मेरे दिमाग में नीलोफर के शब्द गूंजे कि ट्रेन मेरा इंतजार करेगी। मुझे ये असंभव लगा। मैं उस आवाज़ को वहम समझकर फिर आगे बढ़ा, लेकिन फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। इस बार मैं डर गया। मैंने फिर पीछे देखा, लेकिन कुछ नजर ना आया। मेरा डर बढ़ने लगा और मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा। आम का बाग बहुत बड़ा था, शायद मैंने 100 कदम चल लिए थे, लेकिन चिराग की रोशनी अब भी उतनी ही दूर थी। फुसफुसाहट अब लगातार मेरा पीछा कर रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। ट्रेन का इंजन भी सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक फुसफुसाहट तेज हो गई, लेकिन शब्द समझ नहीं आई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे करीब आ रहा हो। मेरा डर और बढ़ गया और मैं और तेज चलने लगा। आखिरकार चिराग के करीब पहुंचा। वहां पेड़ खत्म हो गए थे और दूर तक छोटी बड़ी झाड़ियां थी। सामने एक कुआं दिखा, जिसकी चरखी पर रस्सी लिपटी थी। चिराग कुएं की मंडेर पर जल रहा था। वहां पहुंचकर मुझे झटका लगा। आसपास कोई नहीं था। बाईं ओर सितारों की रोशनी में कुछ ऊंची नीची कब्रें दिख रही थी। शायद वहां कब्रिस्तान था। मैं सोचने लगा कि नीलोफर कहाँ गई। उसने कहा था कि चिराग उसके घर में जल रहा है, लेकिन वहां सिर्फ कुआं था। लंबी घास और सरकंडों से लगता था कि कुआं बेकार पड़ा था। मेरे वहां पहुंचते ही फुसफुसाहट बंद हो गई। मैं बाग की ओर बढ़ने लगा। नासिर आओ ना, रुक क्यों गए? अचानक नीलोफर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तेजी से मुड़कर देखा और हैरत से उछल पड़ा। वे कुएं की मुंडेर पर बैठी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। जब मैं उसकी ओर बढ़ा, वे खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने करीब पहुंचकर पूछा। आओ मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ, उसने मेरा हाथ पकड़कर प्यार से कहा। उसके स्पर्श से मेरे शरीर में सनसनाहट हुई। नहीं, बहुत देर हो चुकी है, मैंने जल्दी से कहा। फिक्र मत करो डियर, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे बिना नहीं जाएगी, उसने हंसते हुए कहा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसकी नज़रों से फिर वही चुंबकीय लहर मेरे दिमाग को जकड़ने लगी। मेरा दिमाग हर भावना से खाली हो गया। मेरे पीछे आओ, उसने मेरा हाथ छोड़ते हुए तहकमाना लहजे में कहा। वे पलटी और कुएं की मुंडेर पर चढ़ गई। मैं बिना सोचे उसका पीछा करने लगा। मुंडेर पर चढ़कर उसने कुएं में कदम रखा और अंदर उतरने लगी। मैंने भी कुएं में झांका। चिराग की रोशनी में सीढ़ियां दिखी। नीलोफर सीढ़ियों से उतरने लगी और मैं भी उसका पीछा करने लगा। कुएं की तह में अंधेरा था, जिससे उसकी गहराई का अंदाजा नहीं हो रहा था। मैं मंत्रमुग्ध की तरह उसके पीछे उतर रहा था। वे मुझसे 2 सीढ़ियां आगे थी। चिराग की रोशनी उसकी पीठ पर पड़ रही थी और उसकी गुलाबी कमीज से उसका बदन झांक रहा था। एहतियात से उतरना। 4 सीढ़ियां उतरने के बाद उसने मुड़कर कहा। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन चिराग की रोशनी में उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। वे खूबसूरत नीलोफर का चेहरा नहीं था, बल्कि किसी बूढ़ी औरत का था। उसकी आंखें बड़ी और खौफनाक थी। नाक तोते की चोंच की तरह थी और होठ भद्दे और ठोड़ी तक लटके हुए थे। उस भयानक चेहरे को देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरे कदम डगमगाए और मैं बाईं ओर झुका। अगले ही पल मैं पत्थर की तरह कुएं की गहराई में गिरने लगा और बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं कुएं की तह में पड़ा था। वहां रोशनी थी। कुआं ऊपर से ज्यादा चौड़ा था। वहां इंसानी खोपड़ियां और हड्डियों का ढेर था और मैं अकेला था। उन हड्डियों को देखकर मैं समझ गया कि मैं किसी चुड़ैल के ठिकाने में हूँ। डर से मेरा गला सूखने लगा और दम घुटने लगा। मुझे नीलोफर की बदली हुई शक्ल याद आई। निश्चित रूप से वे कोई खूंखार चुड़ैल थी, जिसने मुझे अपने जाल में फंसाकर यहाँ तक लाया था। अचानक किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाईं ओर देखा तो नीलोफर कोने में खड़ी हंस रही थी। उसका बदन कपड़ों से आज़ाद था, लेकिन वे कोई जवान लड़की नहीं, बल्कि 100 साल की बूढ़ी औरत थी। उसकी हड्डियाँ झुर्रियों वाली त्वचा से दिख रही थी। उसके नाखून 1-1 इंच लंबे थे और पैर पीछे की ओर मुड़े थे। हंसने से उसके नुकीले दांत दिख रहे थे। उसकी आंखें लाल थी और वे खूंखार नज़रों से मुझे देख रही थी। नासिर डियर, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या करूं? उसने कहा। पानी पी लो, मैंने डर से कांपते हुए कहा। नहीं, मेरी प्यास सिर्फ तुम्हारे खून से बुझ सकती है, उसने हंसते हुए कहा।
मुझे तुम्हारा गर्म ताज़ा खून चाहिए क्योंकि तुम जवान हो और मुझे हमेशा जवान खून पसंद है। नहीं नहीं, मैं डर से चीखने लगा। डरो मत मेरी जान, बे मेरी ओर बढ़ते हुए बोली। थोड़ी देर पहले बाग में तुमने मेरे बदन से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की थी, तब तुम्हें डर नहीं लगा, और अब क्यों डर रहे हो? तुम चुड़ैल हो, मैंने बेमुश्किल कहा और पीछे हटने लगा। वाह, अब मैं तुम्हें चुड़ैल दिखती हूँ, उसने तंज भरे अंदाज में हंसकर कहा। ट्रेन में तो तुम मुझ पर फिदा थे और मेरे सौंदर्य को निहार रहे थे। आओ मुझसे लिपट जाओ जाने मन। वे मेरे करीब आती गई। मैं दीवार से सटकर कांप रहा था। उसने अपने नुकीले नाखूनों वाले हाथ मेरी गर्दन की ओर बढ़ाई। आखिरी उपाय के तौर पर मैंने उसके पेट में लात मारी, लेकिन तभी दर्द से मेरी चीख निकल गई। मेरा पैर एक पेड़ के तने से टकराया था। मैंने खुद को संभाला और इधर उधर देखा। मैं उसी जगह खड़ा था जहां नीलोफर मुझे छोड़कर गई थी। तभी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मैं बौखलाकर रेलवे लाइन की ओर दौड़ा। बाग से निकलकर लाइन के पास पहुंचा तो सिग्नल डाउन हो चुका था और ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। मैं दौड़कर गार्ड रूम में चढ़ गया और हाँफते हुए अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन की रफ्तार बढ़ी और अगला स्टेशन करीब आने लगा। मैं सोच रहा था कि जो हुआ बेहकीकत थी या सपना। मैंने बर्थ की ओर देखा तो वहां ना नीलोफर का बुर्का था ना उसका बैग, लेकिन मुझे यकीन था कि ये सपना नहीं था। नीलोफर की शक्ल में एक चुड़ैल ने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। पिछला गार्ड बुजुर्ग था, इसलिए वे उसके सामने नहीं आई, क्योंकि वे सिर्फ जबान खून की आदी थी। उसने मुझे अपने सौंदर्य के जाल में फंसाया और बाग में ले गई, लेकिन मैंने उस पर हमला करके उसकी कोशिश नाकाम कर दी। या मैं वाकई चुड़ैल का शिकार होने से बचा था। इस घटना से मैं इतना डर गया कि मंजिल पर पहुंचते पहुंचते मुझे तेज बुखार हो गया। अगले दिन मैं मुल्तान वापस पहुंचा और बीमारी की छुट्टी ले ली। तीसरे दिन तबीयत ठीक होने पर मैंने अपने पिता की सिफारिश से ड्यूटी बदलवा ली और थल एक्सप्रेस की बजाय मेन लाइन की तेजरो एक्सप्रेस में गार्ड की जिम्मेदारी संभालने लगा। लेकिन वे खौफनाक घटना मुझे आज तक याद है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए दोस्तों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।